नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए 5वीं क्लास लेकर आया हूं। आज हम प्रश्न नंबर 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पेंगलम का संग्रह किसने किया? प्राकृत पेंगलम का संग्रह किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम का संग्रह किया। कब किया? इसका समय क्या था? इसका समय था 14वीं शताब्दी। 14वीं सदी के आसपास इसने इसका संकलन किया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पेंगलम के 8 छंदों के आधार पर शुक्ल ने कौन से ग्रंथ की कल्पना की? 8 छंदों के आधार पर शुक्ल ने कौन से ग्रंथ की कल्पना की? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, हमीर रासो। हमीर रासो की कल्पना की थी। और शुक्ल जी ने कहा कि इसके रचयिता सारंगधर हैं। सारंगधर सारंगधर को माना। इसका रचयिता सारंगधर को माना। किसने? शुक्ल ने। लेकिन दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने इसका रचयिता किसे माना? जज्जल को। किसने माना? सांकृत्यायन ने। सांकृत्यायन ने हमीर रासो का रचयिता जज्जल को माना। और दोस्तों, सारंगधर को बच्चन ने बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह बच्चन सिंह ने कहा है कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोग करने वाले सारंगधर ही थे। ऐसा किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक की उपाधियां किसे प्राप्त थी? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर होगा ए, पुष्यदंत। ये सभी उपाधियां पुष्यदंत ने स्वयं को खुद को दी थी। और पुष्यदंत का समय 972 ईस्वी के आसपास था दोस्तों। 972 ईस्वी के आसपास। पुष्यदंत को शिव सेंगर ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से किसे जाना जाता है? सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, सरहपा। सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सरहपा का जो समय था वो था 769 ईस्वी के आसपास। और यह समय किसने माना था? सांकृत्यायन ने। सांकृत्यायन ने ऐसा कहा कि सरहपा का समय 769 के आसपास था। दोस्तों, इसके अलावा सरहपा के बारे में पढ़ें तो ये जानकारी हमें मिलती है कि इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की रचना की थी सरहपा ने? 32 ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। जिनमें इन 32 ग्रंथों में से इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उसका नाम है दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। सबरपा किसके शिष्य थे? सबरपा किसके शिष्य थे?
सबरपा किसके शिष्य थे? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा सरहपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। और सबरपा का समय था, इसका समय 780 ईस्वी के आसपास था। 780 ईस्वी के आसपास। और सबरपा की एक पुस्तक, इसकी एक रचना थी जिसका नाम था चर्यापद। 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 दोस्तों गुरु शिष्य की परंपरा में इस प्रकार हम ये पढ़ इसकी भी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि सरहपा के शिष्य थे सबरपा। और दोस्तों सबरपा के शिष्य थे लुइपा। लुइपा, इसे याद रखना दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हरप्रसाद शास्त्री ने किसका संग्रह किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किसका संग्रह किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किसका संग्रह किया? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बौद्ध गान और दोहा। इसका संग्रह किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। इसका संग्रह किया हरप्रसाद शास्त्री जी ने। दोस्तों ये रचना जब इसका संग्रह कर रहे थे तो इसे लिखने के लिए हरप्रसाद शास्त्री जी ने बंगला अक्षरों का प्रयोग किया था। बंगला अक्षरों का प्रयोग किया था। दोस्तों इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोस्तों इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने। इस दोहा कोश में एसकेटी के दोहे हैं। एसकेटी के दोहे संकलित हैं। दोहे। तो एसकेटी का यहां पर क्या अर्थ होगा? एस का मतलब होगा, इसका मतलब है सरहपा। सरहपा। के का मतलब कन्हपा। और टी का मतलब होगा दोस्तों टिल्लोपा। टी का मतलब टिल्लोपा। टिल्लोपा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हर किसी के नाम के पाछे पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ है। इनके पीछे पा शब्द लगा हुआ है। दोस्तों ये पा शब्द, इसका अर्थ है ये एक आदर्श सूचक शब्द है। आदर्श सूचक शब्द। जिस प्रकार आज हम लगाते हैं किसी के नाम के आगे श्री या श्रीमान या इंग्लिश में मिस्टर, इसी तरह उस समय पा शब्द लगाया जाता था नाम के पीछे। इस तरह पा शब्द का यूज किया जाता था। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आता है, मिस्र बंधुओं ने इनमें से किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा? इनमें से किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने माना? दोस्तों इसका उत्तर इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, गोरखनाथ। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कहा। गोरखनाथ ने दोस्तों 40 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथ? 40। 40 ग्रंथ लिखे थे इसने। और दोस्तों इसका समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका समय 9वीं शताब्दी माना, 9वीं सदी के आसपास। और
रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 13वीं सदी के आसपास माना, 13वीं सदी के आसपास। गोरखनाथ की बात करें तो ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे दोस्तों ये। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न ये देखने को मिलता है, चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा दोस्तों गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखनाथ गुरु थे चौरंगी नाथ के। दोस्तों चौरंगी नाथ को एक नाम और है, इसका एक नाम और है जो है पूरन भगत। इसे पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता था, पूरन भगत। दोस्तों आगे बढ़े तो हमें यह प्रश्न देखने को मिलता है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका आंसर बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चन सिंह जी ने कहा था कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, बच्चन सिंह जी ने कहा था। दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करो और अपने कमेंट में अपनी राय बताइए, और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।